हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट देखिए, चैनल का नाम क्या है? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ये आप लोगों का चैनल का नाम है। आप लोग यूट्यूब या गूगल क्रोम पर कहीं भी आप लोग सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, तो आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस 2025 यानी जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका आज आप लोगों को मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। उससे पहले आप लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो है आप लोग बिजी होंगे, व्यस्त होंगे, लेकिन व्यस्तता के साथ साथ आप लोगों को अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी है। जिस तरह से मैंने आप लोगों के लिए समय निकाल कर कंटेंट दे रही हूँ, उसी तरह से आप लोग भी समय निकाल कर पढ़ते रहिए। देखिए, हार्डली मेरी कोशिश है कि आज रात 9 बजे तक आप लोगों को यह वीडियो मिल जाए। अभी आप लोगों का जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ 7:30 बज रहा है स्टूडेंट, लेकिन कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हार्डली 9 बजे रात तक जो है वीडियो मिल जाए। शाम के 7:30 बज रहे हैं और आप लोग को 9 सवा 9 तक ये वीडियो मिल जाएगा। देखिए, मैं स्टार्ट की हूँ आप लोगों का सेक्शन सी स्टूडेंट, और ये कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट आप लोग का 3rd है। इससे पहले आप लोगों की 2 क्लासेस जो है यूट्यूब पर लग चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम आप लोगों को क्या करेंगे स्टूडेंट? 2023 के जो क्वेश्चन आए थे स्टूडेंट, उसको हम सॉल्व कराएंगे। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हुआ था वो 2024 का हमने पेपर जो है सॉल्व कराया था स्टूडेंट। ठीक, कौन सा? 2024 का पेपर सॉल्व कराया था। और आज मैं आप लोगों के लिए 2023 का पेपर लेकर आई हूँ। पेपर का नाम क्या है? यानी आप लोगों का ये फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम है रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स, ये जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी बोलते। क्या बोलते हैं? अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी हिंदी में पेपर का नाम है। देखिए, एक में हो गया, आप लोग अलग कर लीजिएगा, अनुसंधान विधियां एवं सांख्यिकी। देखिए, ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, पेपर 3 है। ये आप लोगों का क्या लॉन्ग क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आप लोगों का। तो उसको हम फोटो को ही, जो पेपर था 2023 वाला, उसको ही हम स्कैन करके यहाँ पर रख दिए हैं। देखिए, उस समय क्या था, 2023 में जो है आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन जो है 4 प्रश्न के उत्तर देना रहता था, लेकिन इस समय क्या है, 2024 से आप लोगों को केवल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी 4 आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर देने होंगे। एक एक क्वेश्चन जो है कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा स्टूडेंट। ठीक है, और 2023 में क्या था, 8 क्वेश्चन था, और जिसमें से 4 क्वेश्चन करना था, और हर क्वेश्चन हर क्वेश्चन जो है 10-10 नंबर का था। अब देखिए, यहाँ सेक्शन सी आप लोगों का स्टार्ट है। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है आपका? गृह विज्ञान में शोध की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो शोध की आवश्यकता क्या है? ये आप लोगों को 2024 में भी क्वेश्चन आया था, इसको भी हमने सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। पार्ट 1 या पार्ट 2 में ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने सॉल्व कराया। जो बच्चे हमारे नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट के जरिए पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है देख लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये भी हमने आप लोगों को पार्ट 2 में जो है ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अब देखिए तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ तीसरा प्रश्न क्या है? प्रतिदर्श के बारे में विस्तार से लिखिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, अनुसंधान में उपकल्पना के महत्व का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, साक्षात्कार पद्धति के महत्व एवं सीमाओं को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन इंटरव्यू टेक्निक्स। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? पांचवा क्वेश्चन क्या है? शोध समस्या के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखिए, शोध समस्या भी आप लोगों को पार्ट 2 में हमने कराया था। देखिए, अभी तक 3 क्वेश्चन आप लोगों का मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक अच्छे निदर्शन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक अगला 8वां क्वेश्चन क्या है आपका? दैव निदर्शन के प्रकार एवं गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ये क्या है? ये आप लोगों का 2023 में ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 8 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन जिसमें से करना था, और 8 में आप लोगों को 3 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है दे दिया है। आज हम बात करेंगे ये क्वेश्चन प्रतिदर्श के बारे में विस्तार से लिखिए, या राइट इन डिटेल अबाउट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है, हमको लिखना। तो आज हम आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमने नोट करके बता दिया स्टूडेंट कि 2023 में कुल 4 प्रश्न करने थे, लेकिन 2024 से आप लोगों को केवल 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, बात को बहुत गंभीरता से
आप लोग सुनिएगा। देखिए 2023 का क्वेश्चन क्या था कि प्रतिदर्श के बारे में सविस्तार से लिखिए, यानी प्रतिदर्श क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इंग्लिश में इसका इंग्लिश क्या होता है, सैम्पलिंग होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सैम्पलिंग होता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि प्रतिचयन का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिदर्श चयन किया जाता है। ठीक है, प्रतिचयन यानी प्रतिदर्श को चुनने वाली प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिचयन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन के लिए समष्टि में से एक निश्चित संख्या में कुल सदस्यों या व्यक्तियों का चयन कर लेता है। इस चयनित संख्या को व्यवहार परक अनुसंधान में प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन करने की प्रविधि को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, यानी ढेर सारा मतलब जैसे उन्होंने क्या किया, एक पॉपुलेशन को ले लिया, एक जनसंख्या को ले लिया, तो अब पूरे जनसंख्या को तो हम करने नहीं जाएंगे, तो उसमें से क्या करेंगे, जैसे 1 लाख हो गए, 10,000 हो गए, तो इतने लोगों का तो हम एक साथ सर्वे नहीं कर सकते ना। तो उसमें से 10,000 में से क्या करेंगे हम, 100, 200, 300 लोगों का हम सर्वे करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो जो 300 जो आंसर देंगे तो उसी को हम क्या करते हैं, 10,000 पर लागू कर देते हैं। यही जो है आपका मतलब सैम्पलिंग है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लीजिए आपको मैंने जैसे एग्जाम्पल में है हमने बताया था कि अगर शैम्पू खरीदना है तो हम क्या करते हैं, पहले बड़ा वाला बॉटल तो नहीं ना खरीदते, पहले क्या करते हैं, उसका छोटा पाउच जो सैसे होता है उसको यूज करते हैं। तो सैंपल के तौर पर हमने उसको यूज किया, जब यूज किया तो उसका जो इफेक्ट हमारे जो है हेयर्स को अच्छा लगा, मतलब हमारे हेयर फॉलिंग कम हो गए, तो वो चीज़ देखें तब हम क्या करें, तब जाकर ना बड़ा वाला डब्बा खरीदते हैं। तो वही आपका जो छोटा वाला सैसे हुआ उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग बोल रहे हैं, प्रतिदर्श बोल रहे हैं, और जो बड़ा शैम्पू हो गया वो हमारा समष्टि हो गया। ठीक है, समष्टि हो गया। ओके, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब आइए देखिए प्रतिदर्श की परिभाषा क्या होती है। तो चैपलिन के अनुसार प्रतिदर्श क्या है, तो प्रतिदर्श के चयन की प्रक्रिया को ही प्रतिचयन कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो हम सैंपल चुनते हैं, सैंपल चुनने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचयन बोलते हैं। ठीक है, अगला परिभाषा क्या, कार्लिंगर के अनुसार, कार्लिंगर के अनुसार क्या है, किसी जनसंख्या या समष्टि से उसके प्रतिनिधिक स्वरूप के एक अंश को चुन लेने को प्रक्रिया कहते प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, यानी किसी जनसंख्या के, यानी जनसंख्या बहुत बड़ी होती है, समष्टि भी बहुत बड़ा था, और उसमें से एक किसी थोड़े ही अंश को हम चुनते हैं, जो कि क्या करता है, जो चुना हुआ जो प्रतिदर्श है वो क्या करता है, वो पूरी समष्टि का जो प्रतिनिधि कर रहा है। यानी उसके जो एक में जो गुण पाया गया वो क्या, वो पूरी पॉपुलेशन में पाया गया, पूरी समष्टि में, पूरी जनसंख्या में पाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचयन बोलते हैं। ठीक है, ये कार्लिंगर के अनुसार ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं प्रतिदर्श की विशेषताएं, या आ सकता है इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, देखिए इसमें हम सैम्पलिंग में आपको सब कुछ हम दे रहे हैं कि उसकी अर्थ क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषताएं क्या होती हैं, एक अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताओं को लिखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये देखिए प्रतिदर्श भी की जो विशेषताएँ हैं वो भी हमने यहाँ पर आपको दे दिया, मतलब एक ही क्वेश्चन में सारे कंटेंट को हमने ऐड कर दिया कि अगर आपको उठकर फुटकर, यानी कहने का मतलब कि सेक्शन ए में अगर छोटे में भी आए और सेक्शन बी का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप लोग यहाँ से जो है मतलब मैक्सिमम पॉइंट आपको हम यहाँ दे रहे हैं कि आप लोगों का शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों जो है प्रतिदर्श से जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है, निम्नलिखित होती है। तो पहली विशेषता क्या है स्टूडेंट, तो पहली विशेषता है कि जनसंख्या का प्रतिनिधि, यानी जो प्रतिचयन है वो क्या कर रहा है, प्रतिदर्श जो है वो क्या कर रहा है, जनसंख्या का प्रतिनिधि कर रहा है, यानी जनसंख्या के गुणों को, दोषों को, ये सबको क्या कर रहा है, वो बता रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक अच्छे प्रतिदर्श या वैज्ञानिक प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधि हो। फिर प्रतिनिधि होने का अर्थ यह है कि प्रतिदर्श में वे सभी विशेषताएं, गुण उपस्थित हों जो जनसंख्या में उपस्थित है। जैसा अभी आप लोगों को हमने बताया कि जो जनसंख्या होती, जनसंख्या में जो भी गुण पाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए वहाँ का पॉपुलेशन उठाएगा, ये देखा गया जैसे कि दक्षिण भारत में, अब दक्षिण भारत में जो है
एक जगह ऐसा है जहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब दक्षिण भारत का जो मतलब मान लीजिए चेन्नई क्षेत्र का हमने ले लिया, चेन्नई जो है स्टेट का हमने ले लिया, तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वहाँ के चेन्नई के लोग जो है बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो यानी 10 लोगों को हमने 100 लोगों को अगर चुना तो उसमें 100 लोगों में क्या हुआ, ईमानदारी पाया गया। तो अब वो क्या करे, चेन्नई जैसे राज्य को वो जो है प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं नहीं वहाँ के लोग क्या हैं, ईमानदार हैं। तो वही चीज़ है कि मतलब जो सैंपल में क्वालिटी मिले वही क्या है, समष्टि में भी क्वालिटी मिलना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न अगले पॉइंट दूसरी विशेषता क्या होती है, जनसंख्या की समजातीयता। समजातीयता का मतलब कि समलिंगी हो। ठीक है, तब यहाँ पे क्या है, देखिए इसके अंतर्गत आप देखिए थोड़ा सा क्या है, वीडियो को आप लोग रुक कर जैसे हेडिंग आप यहाँ डाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उसके बारे में हमने लिखा है कि एक अच्छा प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो किसी समजातीय जनसंख्या या समष्टि से लिया गया हो। समजातीय जनसंख्या उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक संरचनात्मक इकाई में किसी गुण या विशेषता का समान वितरण होता है। यानी उसमें क्या हुआ, गुण या विशेषता जो भी पाया जा रहा है वो उसका क्या है, वितरण मतलब बांटा क्या हो, समान रूप से बांटा गया हो। ठीक है, तो वही क्या है हमारा दूसरी विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरी विशेषता क्या हो, आपका जनसंख्या की जातीयता। ठीक है, अगले पॉइंट की अगली विशेषता देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार। ठीक है, प्रतिदर्श का क्या होना चाहिए, आकार जो होना चाहिए पर्याप्त होना चाहिए, न कि ज़्यादा मतलब जो सैंपल हम ले रहे हैं वो न तो ज़्यादा हो, ज़्यादा बड़े में हो और न ही ज़्यादा छोटे में हो। मतलब उसका जो आकार हो वो पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि सैंपलिंग लेने में हमको कोई मतलब असुविधा न हो। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श या उत्तम प्रतिदर्श के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका आकार पर्याप्त हो। प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या पर्याप्त होती है तो वह अपनी जनसंख्या के सभी विशेषताओं या गुणों को समाहित करने में सफल होती हैं। इसलिए छोटे प्रतिदर्श की अपेक्षा बड़ा प्रतिदर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक करता है। ठीक है, तो यानी कि जो सैंपलिंग है तो वो हमको क्या करना, वो हमको बड़े पैमाने पे लेना, ज़्यादा उसका आकार जो हो छोटा ना हो। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते। अगली विशेषता क्या है स्टूडेंट, देखिए समय, श्रम और मुद्रा की मितव्ययता। सॉरी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या है, समय श्रम, समय का मतलब क्या होता है, टाइम आपका, श्रम मतलब मेहनत हो गया, मुद्रा मतलब पैसा हो गया, मितव्ययता का मतलब कम खर्चीला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कि एक अच्छे प्रतिदर्श के लिए समय, ठीक है, श्रम तथा मुद्रा के दृष्टिकोण से कम खर्चीला होना भी अति आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जबकि प्रतिदर्श को छोटा रखा जाए। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि बहुत छोटे प्रतिदर्श होने पर जनसंख्या की सभी विशेषताओं को प्रतिदर्श में समाहित करना संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जैसे कि न तो हमारे जो सैंपल ले रहे हैं, जो भी सैंपलिंग हम कर रहे हैं, तो वो जो है अधिक न तो बड़ा हो और न ही अधिक छोटा हो, बीच का हो, ताकि मतलब हम जो भी सैंपलिंग ले रहे हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो समष्टि और जनसंख्या से क्या करनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पक्षपातों से मुक्त। ठीक है, यानी जो हम सैंपलिंग ले रहे हैं, जो प्रतिदर्श ले रहे हैं, उसमें क्या हो, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक उत्तम या वैज्ञानिक प्रतिदर्श की विशेषता यह है कि वह पक्षपात रहित होता है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जो प्रतिदर्श वस्तुतः यादृच्छिकरण के सिद्धांत पर आधारित होता है वही क्या है, पक्षपातों से क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, यादृच्छिकरण का मतलब क्या हुआ कि रैंडम सैंपलिंग, जो कि मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं। अगला क्या है आपका यादृच्छिकरण। तो यह क्या है, यह वैज्ञानिक प्रतिदर्श अथवा उत्तम प्रतिदर्श में यादृच्छिकरण का अच्छा पाया जाता है। यादृच्छिकरण जो है अच्छा पाया, का नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा पाया जाता है। यादृच्छिकरण का अर्थ यह है कि जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने में समान संभावना बनी रहती है। इसलिए यादृच्छिक प्रतिदर्श वास्तव में अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि कर होता है। ठीक है, तो यादृच्छिकरण का क्या है कि उसमें जो हम जनसंख्या ले रहे हैं तो उसकी प्रत्येक इकाई मतलब एक एक इकाई को क्या करते हैं प्रतिदर्श में हम शामिल करने की समान मतलब एक समान एक बराबर वाली संभावना बनी रहती है। और इसीलिए क्या है मतलब जो यादृच्छिकरण होता है वह मतलब अपनी जनसंख्या का क्या करता है प्रतिनिधि करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है 8वां देखिए विशेषता हमारी क्या है प्रतिचयन अशुद्धियों से मुक्त। ठीक है, जो हम सैंपलिंग लिए हैं वो क्या होती है वो जो अशुद्धियों से मुक्त होती है। तो यहाँ पर क्या है वैज्ञानिक प्रतिदर्श प्रतिचयन की अशुद्धियों से मुक्त होता है। वैज्ञानिक प्रतिदर्श प्रतिचयन क्या होता है कि अशुद्धियों से मुक्त होता है। मनोविज्ञान व्यवहार परक विज्ञानों में प्रायः सभी प्रतिदर्श जो है इसी पर क्या करते हैं आधारित होकर कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल। जो अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल जो है ये कैसी विशेषता होती है देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि एक वैज्ञानिक या उत्तम प्रतिदर्श के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वह प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य या उद्देश्यों के अनुकूल हो। एक वैध प्रतिदर्श के लिए आवश्यक है कि वह अध्ययन के अनुकूल हो। इस प्रकार के प्रतिदर्श में घटक वैधता के साथ साथ भविष्यवाणी वैधता भी उपलब्ध होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल यानी जो भी मतलब समस्या है। ठीक है, जो भी समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए हमने जो भी सैंपलिंग लिया है वो क्या हो हमारे अध्ययन के उद्देश्य को क्या करने वाला हो पूरा करने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि वो आधा अधूरे में जो है खंडित हो जाए और हम परेशान हो जाए। तो वो क्या होगा वो वैज्ञानिक वैधता यानी वैलिडिटी पर क्या होगा वैधता का मतलब क्या होता है वैलिडिटी। जैसे हम जियो का रिचार्ज कराते हैं ना तो ये होता है ना कि इतने दिनों की वैलिडिटी है इतना जो है डाटा आपको फ्री मिलेगा। खैर फ्री वाले पे तो सब लोग दौड़ते हैं। हाँ, फ्री का सामान अगर मिलना ही लगे तो सब लोग दौड़ेंगे, लेकिन जहाँ मेहनत करना होगा तो वहाँ पे क्या होगा आधे से ज़्यादा लोग क्या हो जाते हैं पीछे हो जाते हैं। जैसे अभी क्या है अभी जैसे आप लोग एक क्लास का ही रख लीजिए तो बहुत से बच्चे क्या होंगे अभी पढ़ाई करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो उनको लगेगा नहीं नहीं हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन जो समय से पहले अपनी तैयारी करता है तो उसको क्या होता है एग्ज़ाम में जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उच्च विश्वसनीयता यानी जो भी हम सैंपलिंग ले रहे हैं जो भी हम प्रतिदर्श ले रहे हैं उसकी जो विश्वसनीयता है वो क्या हो अच्छे क्वालिटी की हो। ठीक है, तो पहला यहाँ पे क्या है इसके अंतर्गत एक अच्छे प्रतिदर्श में उच्च विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। भिन्न भिन्न समय में किसी प्रतिदर्श का उपयोग करने पर प्राप्त परिणामों में जिस मात्रा में स्थिरता और संगति पाई जाती है उसी मात्रा में प्रतिदर्श क्या होता है विश्वसनीय होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो भी हम सैंपलिंग ले रहे हैं वो क्या है उसमें जो है एक विश्वसनीयता पाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी मसाला ही लिए जैसे कैच का मसाला हुआ आपका एवरेस्ट का मसाला हुआ तो उसमें क्या हम देखते हैं ना कि जैसे मैं तो यही मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर मसाला होता है तो वो आपका कैच का होता है। कैच का कोई मैच नहीं होता है। ठीक है, उसके जो फ्लेवर होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वो क्या है वो एक तरह से क्या है उच्च विश्वसनीयता रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहने का मतलब हुआ कि जो भी हमारा सैंपलिंग हो प्रतिदर्श हो वो क्या हो उसमें उच्च विश्वसनीयता पाए। जब विश्वास होगा तभी तो लोग मतलब जाएंगे उस चीज़ को खरीदेंगे। ठीक है, तो जो सैंपलिंग है उसमें क्या होनी चाहिए उच्च विश्वसनीयता भी पाई जानी चाहिए। ठीक है, अब आइए अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब ये क्या है आपका प्रतिदर्श के प्रकार है। देखिए अभी तक हमने आप लोगों को जो है विशेषताएं बता दिया। ठीक है, अब क्या है अब हम आप लोगों को चलने इसके सैंपलिंग के कितने प्रकार होते थे। याद रखिएगा कि जो प्रतिदर्श होता है वो मुख्यतः क्या होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है असंभाव्य प्रतिचयन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरा होता है संभाव्य प्रतिचयन जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है ये आपका मतलब प्रतिदर्श के प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिचयन यहाँ पर क्या हो गया तो अब देखिए यहाँ प्रतिचयन क्या है तो हमने अभी आपको बताया कि दो तरह के होते हैं प्रतिचयन है या प्रतिचयन कहिए या प्रतिदर्श कहिए या इंग्लिश में उसको हम सैंपलिंग कहेंगे। तो अब हम बात करते दोनों हो गया। तो अब हम पहला हेडिंग आपको बता रहे असंभाव्य प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है या कितने तरह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने तरह जो है इसके टाइप बता दिए। तो पहला क्या है आपका उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। ठीक है, पर
परपोसिव सैम्पलिंग, दूसरा क्या है आपका संभाव्य प्रतिचयन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या हो जाएगा आपका यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक या दैव प्रतिचयन, ठीक है। फिर है आपका आकस्मिक प्रतिचयन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन। फिर तीसरा क्या है अंश या कोटा प्रतिचयन। और चौथा क्या गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन। पांचवा क्या है, एक मिनट स्टूडेंट लग रहा है ना ये आगे पीछे हो गया है, ठीक है। तो अभी हम आपको जैसे जैसे बताते चले, आप लोग प्लीज़ उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ये थोड़ा हम जो है हमने बुक से इसको स्कैन किया था, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। 1 मिनट, चलिए अच्छा। अभी हम यहाँ पर दोनों बता रहे हैं तो उसको आप ना अपने से आप इसको जो है लिख लीजिएगा। दोनों तरफ एक इस तरह से कॉलम बनाइएगा, ठीक है। ऐसे वाला कॉलम बनाकर एक तरफ जो असंभाव्य प्रतिचयन और दूसरा तरफ क्या था संभाव्य प्रतिचयन, ठीक है। ये दोनों अभी डालकर आप लोग इसको यहीं पर कर लीजिए। एक तरफ ये डाल दीजिए स्टूडेंट, एक तरफ असंभाव्य प्रतिचयन और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका संभाव्य, ठीक है। ऐसे आप डालकर एक जगह लिख लेंगे संभाव्य प्रतिचयन, तो ये आप लोगों को आसानी हो जाएगी। देखिए जो है असंभाव्य प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है, तो पहला आपका हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, ठीक है। ये इसमें डाल दीजिएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक प्रतिचयन। इसमें क्या डालेंगे आप, इसमें आप डाल लीजिएगा, इसमें हो जाएगा संयोगिक, ठीक है, संयोगिक प्रतिचयन, संयोगिक प्रतिचयन, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए, पूरा कर लीजिएगा। या इसी को हम क्या बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन। संयोगिक प्रतिचयन को हम क्या बोलते हैं यादृच्छिक प्रतिचयन। ये पहला हो गया, ठीक है। असंभाव्य में क्या है, पहला उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन और संभाव्य में क्या हो जाएगा संयोगिक प्रतिचयन या यादृच्छिक प्रतिचयन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका तीसरा नाम भी आप नोट कर लीजिएगा दैव प्रतिचयन, ठीक है। क्या बोलते हैं दैव प्रतिचयन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए उद्देश्यपूर्ण में चला गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर संभाव्य प्रतिचयन में यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक, अभी आप लोगों को हम बताएं। फिर दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा आप फिर से यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक लाइन और कॉलम आप करेंगे, ठीक है। कॉलम यहाँ पे आपने किया ही होगा, तो अभी यहाँ पे क्या लिखना होगा। अब पहला तो आप हो गया उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, दूसरा हो जाएगा आकस्मिक प्रतिचयन, ठीक है, आकस्मिक प्रतिचयन। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है आपका संभाव्य में ये वाला लिख लीजिएगा स्तरित व वर्गबद्ध प्रतिचयन, ठीक है। इसमें इस वाले में ये दूसरा इसका हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कॉलम का दूसरा ये है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, ठीक है। और अब देखिए, अब आइए तीसरे प्रतिचयन की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरा प्रतिचयन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा है आपका यहाँ पर देखिए अब सही हो गया लग रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर तीसरा है आपका, नहीं तीसरा फिर ऐसे कॉलम आप बनाएंगे, तीसरा एक वही कॉलम को आगे हम लेके चलते हैं। कॉलम आपने बनाया, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा अंश या कोटा प्रतिचयन, ठीक है, अंश या कोटा प्रतिचयन। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो तीसरा हो जाएगा ये क्लस्टर प्रतिचयन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा क्लस्टर प्रतिचयन या गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन, ठीक है। संभाव्य वाला ये लिख लीजिएगा। फिर इसमें क्या है असंभाव्य में आपका फिर यहाँ पर चौथा जो है सुविधा अनुसार प्रतिचयन आप लोगों का इसमें हो जाएगा, ये तीसरे वाले इसमें असंभाव्य में सुविधा अनुसार प्रतिचयन, और इस वाले में हो जाएगा द्विस्तरीय प्रतिचयन, ठीक है। इस वाले कॉलम में क्या हो जाएगा द्विस्तरीय प्रतिचयन, ठीक है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। पांचवा हो जाएगा स्वेच्छानुसार प्रतिचयन, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा स्वेच्छानुसार प्रतिचयन। अब ध्यान से मेरी एक बार फिर से बात आप सुन लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है आगे पीछे हो जाने की वजह से थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत है। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें जो है 5 तरह के प्रतिचयन पाए जाएंगे। इसमें क्या है आपके 5 हो जाएंगे, जिसमें पहला हमने अभी आपको क्या बताया उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। दूसरा आपका हो जाएगा
आकस्मिक प्रतिचयन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो अभी बताए हैं, अभी गया है। दूसरा देखिए आकस्मिक प्रतिचयन। तीसरा आपका हो जाएगा अंश या कोटा प्रतिचयन, ठीक है। चौथा हो जाएगा सुविधा अनुसार प्रतिचयन और पांचवा हो जाएगा आपका स्वेच्छा अनुसार प्रतिचयन। ये देखिए क्या है, या आपका असंभाव्य प्रतिचयन यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो है टाइप्स हो गया। अब आइए हम बात करते हैं आपका संभाव्य प्रतिचयन में। तो संभाव्य प्रतिचयन में भी कितने तरह के होंगे, तो संभाव्य प्रतिचयन जो है आपके 4 तरह के हो जाएंगे। पहला क्या है आपका यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक या दैव प्रतिचयन। पहला क्या हो जाएगा, यादृच्छिक प्रतिचयन या संयोगिक प्रतिचयन या दैव प्रतिचयन, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा जो है आपका इसका हो जाएगा, दूसरा जो है संभाव्य में स्तरीय या वर्गबद्ध प्रतिचयन, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन, गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन। और चौथा आपको क्या बताया अभी, द्विस्तरीय प्रतिचयन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, द्विस्तरीय प्रतिचयन। आप लोग इसको थोड़ा सा जो है प्लीज यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब आइए देखिए, अब हम असंभाव्य प्रतिचयन में पहला, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो आप पहले समझिए कि जो है असंभाव्य प्रतिचयन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, असंभाव्य प्रतिचयन का अर्थ वह प्रतिचयन है जिसमें, ठीक है, जिसमें इकाइयाँ, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, जिसमें इकाइयों का, ठीक है, जिसमें इकाइयों का चयन संभाव्यता सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जाता, बल्कि अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा, अपने निर्णय या अपने लक्ष्य के आधार पर करता है। यानी इसमें क्या है, इसमें कोई भी चीज़ ना जैसे पहले से निर्धारित नहीं है, वो अचानक हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या है आपका असंभाव्य प्रतिचयन होता है। अब देखिए यहाँ पर रेबर ने उनकी परिभाषा क्या दी है। तो रेबर ने इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि असंभाव्यता प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें प्रत्येक घटना या तत्व के चयन करने की संभाव्यता ज्ञात नहीं होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है असंभाव्य प्रतिचयन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया आप लोगों को कि जैसे माना कि अनुसंधानकर्ता राज्य सरकार के प्रति राज्य के लोगों के मतों को मापना चाहता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए वह क्या कर रहा है, वह मतलब मतों को मापना चाह रहा है, तो इसके लिए वह राज्य की टेलीफोन डायरी के आधार पर टेलीफोनधारी लोगों के पास पत्र लिखकर उनके मतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है और पता है कि जनपद और पता लगाता है, मतलब पता है नहीं, और पता लगाता है कि जनपद इस सरकार के विपक्ष में है, अतः यहाँ टेलीफोनधारी लोगों से संचरित प्रतिदर्श को असंभाव्य प्रतिचयन पर आधारित प्रतिदर्श कहेंगे, क्योंकि प्रतिचयन का आधार संभाव्यता सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनुसंधानकर्ता का अपना निर्णय है, ठीक है। तो सही बात है, यहाँ पर क्या कर रहा है, जो माने अनुसंधानकर्ता है, जो रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है, वो मतलब निर्णय लेकर अपना काम करना चाह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है संभाव्यता का सिद्धांत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, जो अभी हमने आपको बताया कि असंभाव्य प्रतिचयन यानी उसके प्रकार कितने होते हैं। तो पहला ही आपका था कि उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, पहला ही क्या था, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन या प्रतिदर्श। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी खोज या उद्देश्य अनुसार जनसंख्या से इकाइयों का चयन करके प्रतिदर्श का निर्माण कर लेता है। यहाँ प्रतिदर्श के निर्माण का, ठीक है, यहाँ प्रतिदर्श के निर्माण का मुख्य आधार अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन कहते हैं। दूसरा टाइप हमने क्या बताया, दूसरा टाइप है आपका अभी क्या है, आपका असंभाव्य प्रतिचयन का ही दूसरा तल्ला है। इसमें दूसरा क्या, आकस्मिक प्रतिचयन या प्रतिदर्श, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आकस्मिक प्रतिचयन का अर्थ वह प्रतिचयन है जिसमें जनसंख्या की उन इकाइयों की सहायता से प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है जो अनुसंधानकर्ता को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पहले से ना तो कोई योजना बनाई जाती है और ना ही कोई निर्णय लिया जाता है। ये भी हमने
मैंने आपको बताया कि आकस्मिक का मतलब ही होता है कि अचानक से। ठीक है, आइए अब तीसरे बात तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है, अंश या कोटा प्रतिचयन। अंश या कोटा प्रतिचयन, तो अंश या कोटा, देखिए यहाँ पर अंशिया हो गया है ना, इसको बना लीजिएगा अंश या अंश होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अंश या कोटा प्रतिचयन असंभाव्यता प्रतिचयन का एक प्रकार है। इस प्रतिचयन में जनसंख्या या समष्टि का कई कोटा यानी समूह में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक कोटा या समूह से कुछ इकाइयों को लेकर प्रतिदर्श का निर्माण किया जाता है। यही क्या है, आपका अंश या कोटा प्रतिचयन कहलाता है। जैसे कि आपके गांव में क्या है, कोटा चलता है ना, जहां से आप लोग राशन मतलब उठाते हैं। तो आप याद रखिए कि एक ब्लॉक के अंतर्गत कितने बहुत सारे गाँव होंगे, तो वो क्या है मतलब, तो हर गाँव से क्या कर रहा है, मतलब चावल दाल के जो भी अनाज का वितरण हो रहा है, तो वहाँ पे एक रेशियो देखा जाता है ना कि इस गांव में इतनी जनसंख्या है और इतनी जनसंख्या में इतने लोगों को राशन मिलता है, इतने लोगों को नहीं मिलता है। तो ये क्या हुआ, ये हमने सैंपलिंग लिया ना, तो उसी तरह से सारे गांव को हम सर्वे करके एक जगह जो है जोड़ घटा कर मतलब सरकार को दे सकते हैं। फिर क्या है, रेबर ने क्या बताया है कोटा या अंश प्रतिचयन को, तो रेबर ने कहा है कि कोटा प्रतिचयन स्तरित प्रतिचयन का एक प्रकार है जिसमें प्रत्येक वर्ग से एक विशेष जनसंख्या में कोटा का चयन किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला है क्या, सुविधा अनुसार प्रतिचयन। सुविधा अनुसार प्रतिचयन का मतलब क्या होता है कि इस प्रतिचयन पद्धति में अनुसंधानकर्ता अध्ययन इकाइयों का चयन अपनी सुविधा अनुसार करता है। इस प्रतिचयन में अनुसंधानकर्ता ये र नहीं रहेगा स्टूडेंट, इसको बना लीजिएगा, कर्ता केवल उन्हीं इकाइयों का चयन करता है जो उसके अध्ययन में सुविधा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो जो मतलब अध्ययन करता है, जैसे आप मान लीजिए रिसर्चर हैं, तो आप क्या करेंगे, उन्हीं तत्वों को लेंगे, उन्हीं एलिमेंट्स को आप अपने जो है शोध कार्य में शामिल करेंगे, जिसमें क्या हो सके, आसानी से आप लोग मतलब डाटा का कलेक्शन कर सके, आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, फिर क्या है आपका स्वेच्छानुसार प्रतिचयन। स्वेच्छानुसार का मतलब क्या है, अपनी इच्छा अनुसार हम सैंपलिंग कैसा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस प्रतिचयन पद्धति में अनुसंधानकर्ता इकाइयों का चयन इकाइयों की स्वेच्छा अनुसार करता है। इसके अंतर्गत उन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जो स्वेच्छानुसार विभिन्न समस्याओं पर अपना मत समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। इसलिए इस प्रतिदर्श को स्वेच्छानुसार क्या कहा गया, प्रतिदर्श कहते हैं। स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आप लोगों को हमने अभी क्या होता है, असंभाव्य प्रतिचयन के 5 प्रकार बता दिए। अब आप लोगों की बारी है संभाव्य प्रतिचयन, यानी आपका क्या है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो अब इसके प्रकार कितने होते हैं, तो इसका हमने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि ये कितने होते हैं। ये आपके 4 तरह के होते हैं। पहला क्या, यादृच्छिक संयोगिक या दैव प्रतिचयन। दूसरा है आपका स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन। तीसरा क्या था, आपका गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन था। और चौथा क्या था, द्विस्तरीय प्रतिचयन, ये बताए थे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं यादृच्छिक या संयोगिक या दैव प्रतिचयन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ही आपका क्या हो जाएगा, संयोगिक प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जिसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना बनी रहती है। देखिए गुड और हार्ट के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर समष्टि की सभी इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए जिससे समष्टि की सभी इकाइयों को चुनने की बराबर संभावना रहे। ठीक है, तो ऐसा सैंपलिंग होना चाहिए जो कि क्या करे, समष्टि का यानी जनसंख्या का पूरा प्रतिनिधित्व कर सके। वो क्या है, आपका यादृच्छिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब दूसरा हम क्या बोलते हैं, स्तरित या वर्गबद्ध प्रतिचयन। स्तरित का मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला, मतलब एक तरह जैसे सीढ़ी होता है ना, तो सीढ़ी क्या करते हैं, सीढ़ी जो बनती है जिस पर हम छत पे जाते हैं, तो वो क्या है, एक स्तरित है, मतलब एक सीढ़ी के बाद दूसरा तीसरा ऐसे चौथा, ऐसे क्या लेयर बाय लेयर बनना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्गबद्ध प्रतिचयन वह संभाव्य प्रतिचयन का चयन है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि को
विशेष मापदंडों के आधार पर कई समजातीय समूहों अथवा स्तर में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह या स्तर की इकाइयाँ समजातीय होती हैं, लेकिन प्रत्येक समूह या स्तर की इकाइयाँ दूसरे समूह या स्तर की इकाइयों से क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। मतलब एक जाति में पाए जाए लेकिन उनमें क्या होनी चाहिए, भिन्नता का गुण पाया जाए, वो एक समान न हो। ठीक है, यही आपका यहाँ पर कह रहा है। अगले देखते हैं हम गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन क्या होता है। तो गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन क्या है, तो यह प्रतिचयन संभाव्य प्रतिचयन का एक प्रकार है। गुच्छा प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें संपूर्ण जनसंख्या को कुछ विशेष मापदंडों के दृष्टिकोण से यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि के आधार पर कई समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। फिर उन समूहों से यादृच्छिक ढंग से अपेक्षित जनसंख्या में इकाइयों को चुनकर एक उप समूह का निर्माण किया जाता है। यही क्या होता है, आपका गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आप समझे कि मतलब जैसे संपूर्ण जनसंख्या, मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे एक गांव में अगर हमको किसी के बारे में जानकारी चाहती है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गांव की मुखिया को पकड़ते हैं ना। गांव के मुखिया के पास क्या होता है, गांव के हर एक परिवार का जो है पूरा अच्छे से रिपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहीं पर यहाँ कहने का मतलब क्या है कि हम मतलब उस गांव के मुखियों को मतलब पकड़ेंगे। ठीक है, सबका मतलब लेंगे, फिर उनके अनुसार जितने भी मतलब हमने लोगों को लिया उसको क्या करेंगे, कई समूहों में हम बांट देंगे, 2-3 समूह हम बना देंगे, तब जाकर क्या कर सकते हैं, हमारा शोध कार्य जो है आसानी से हो सकता है। ठीक है, अगला आप देखिए, अगला क्या है, अभी आप लोगों का क्या ये हो गया ना, क्या गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन, ये आप लोगों को हमने बता दिया। अब देखिए, अब बात करते हैं कि प्रतिचयन के लाभ, महत्व या गुण के बारे में। प्रतिचयन के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या महत्व होता है और क्या गुण होता है, इसके बारे में। तो देखिए, प्रतिचयन का जो है लाभ, अब यहाँ पर देखिए हम लाभ सब कुछ हम बता दिए हैं स्टूडेंट, लेकिन अब यहाँ पर आप लोगों को विस्तार से यहाँ पर हम हानि लाभ नहीं बता रहे हैं। वहाँ पॉइंट वाइज हमने एक जगह आप लोगों को दे दिया ताकि आप लोग को मतलब याद करने में कोई भी सुविधा मतलब असुविधा नहीं होगी। फटाफट आप एक हेडिंग को उठाएंगे और सब फटाफट आप लोग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का मतलब समय भी बचेगा और हमें भी मतलब सुविधा होती है। तो देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट आपका क्या है, तो समय और श्रम की बचत। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि जो सैम्पलिंग हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, समय और श्रम की बचत होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हम पूरे गांव का अगर सर्वे करके एक एक लोगों को के बारे में अगर जानकारी लेने लगेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा समय भी बहुत अधिक खर्चा होगा। ठीक है, और श्रम यानी मेहनत भी अधिक ज़्यादा लगेगी। लेकिन हम अगर वहाँ पर अपनी स्वेच्छानुसार कुछ लोगों को ले लिया सैंपल के तौर पे, तो इससे क्या होगा, पूरे गांव की स्थिति के बारे में पता चल जाएगी। दूसरा क्या है, धन की बचत। ठीक है, तो एक ही धन में क्या कर सकते हैं, जैसे प्रतिदर्श के व्यवहार से धन की बचत होती है, यानी बहुत थोड़े खर्च में हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसंधान कार्य को संपन्न करना जो है संभव हो जाता है। अगर मान लीजिए संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि पर आधारित अध्ययन के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर पूरे पॉपुलेशन पर हम काम करेंगे तो क्या होगा, धन की आवश्यकता अधिक होगी ना। लेकिन अगर यहाँ और हम सिर्फ सैम्पलिंग लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो है कम धन में जो है शोध कार्य जो है अच्छे से संपन्न हो जाएगा। फिर क्या है आपका गहन अध्ययन। गहन अध्ययन का मतलब क्या है कि गहन अध्ययन मतलब जैसे कि बहुत मतलब अंदरूनी जागत, यानी प्रतिदर्श या प्रतिचयन का एक लाभ क्या होता है, गहन अध्ययन भी होता है। यानी हम अगर जनसंख्या समष्टि में से कोई इकाई ले लेते, इतनी इकाई ले लेते हैं जितना क्या हो सके, जिससे कि हमारा गहन अध्ययन संभव हो सके। अब इतना ज़्यादा अधिक हमको नहीं लेना है। ठीक है, यानी सीमित इकाई लेकर क्या करना, हमको अपना गहन कार्य करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गहन अध्ययन के बारे में। फिर क्या है, व्यवहारिकता। व्यवहारिकता में क्या हो जाएगा कि प्रतिदर्श और प्रतिचयन व्यवहारिकता का गुण क्या होना चाहिए, पाया जाना चाहिए। व्यवहारिक रूप से जैसे संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि पर आधारित कोई भी कार्य करना, जैसे पूरी जनसंख्या पर अगर हम करेंगे, संपूर्ण जनसंख्या पर, तो वह कार्य क्या होगा, कठिन होगा। लेकिन अगर सैंपल के तौर पर हम करेंगे तो वह कार्य क्या होगा, हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, पांचवा क्या है, अनुसंधान के लिए सुविधा। अनुसंधान के लिए सुविधा का मतलब क्या होगा कि जो
सैम्पलिंग है लेते हैं, हम सैंपल को लेंगे तो उस पर क्या होगा, अनुसंधान यानी खोज जो है, किसी भी चीज़ को खोज करना क्या हो जाएगा, हमारी सुविधा अनुसार हो जाएगा। फिर क्या है, परिणाम में शुद्धता। परिणाम शुद्धता का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम चुने गए, जो भी हमारे प्रतिदर्श होते हैं, तो उनमें एक गुण या विशेषता होती है कि वह क्या करेगा, वह संपूर्ण समष्टि में होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ एक आदमी पाया जाएगा, दूसरे आदमी में नहीं पाया जाएगा। जो हमारा सैम्पलिंग होना चाहिए तो वह ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब शुद्धता की गारंटी वाला हो, ठीक है। अगला हमारा क्या है, अगला देखिए हमारा है कि संगणना विधि की कठिनाइयों से छुटकारा। संगणना विधि का मतलब क्या हुआ कि प्रतिदर्श पद्धति से अध्ययन करते समय अनुसंधानकर्ता को मतलब बहुत सी जैसे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, जिनका सामना उसे संगणना विधि से करना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मतलब संगणना का मतलब क्या हुआ कि मतलब काउंटिंग करना, ठीक है, एक तरह से गिनना। तो अगर हम सैम्पलिंग लिए रहेंगे तो हमको क्या, हमको मतलब जैसे छोटे पर हम गणना करके उसको दे सकते हैं। फिर क्या, प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त। तो जो हमारा मतलब शोध कार्य होता है उसमें जो हम सैंपल लेते हैं तो उसमें क्या है, वो हमारा प्रयोग ही ना कर रहे हैं। फिर क्या है, विश्वसनीयता। तो जो भी हमारी सैंपलिंग होती है, प्रतिदर्श द्वारा जो भी प्राप्त जो परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं। प्रतिदर्श पद्धति में अध्ययन इकाइयों की संख्या और आंकड़ों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने से जो है उनका स्वरूप क्या होता है, सरल और बोधगम्य हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि जो भी मतलब हम ले रहे हैं सैंपल जो ले रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता जो है पाई जानी चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला हमारा हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग हमारा है प्रतिदर्श या प्रतिचयन की सीमाएं या हानियां। यानी क्या क्या गुण होते हैं। अभी तो हमने गुण, महत्व, लाभ पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी मतलब सीमाएं और हानियां पढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए बहुत मेहनत लगती है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देखिए आज छोटी दीपावली है और मैं 3 घंटे आप लोगों का जो है मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन को हमने मतलब यहाँ पर दे दिया कि अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो है अति लघु पूछा जाए, मान लीजिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लोग मतलब एक प्रश्न आप तैयार करेंगे अच्छे से तो ये आपके सारे मतलब 3 प्रश्न को ये कवर कर रहा है। तो बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताया करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मतलब अधिक से अधिक बच्चों को यह वीडियो जो है आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। आइए देखिए अब हम अगला हेडिंग हमारा क्या है, तो प्रतिदर्श या प्रतिचयन की सीमाएं या हानियां क्या क्या होती है। तो पक्षपात का प्रभाव, तो जो भी हम सैंपल लेते हैं तो वो क्या है, उस पर जो है पक्षपात का प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रतिदर्श का निर्माण करते समय इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत पक्षपातों से प्रभावित होता है। पक्षपात का मतलब क्या होता है, तात्पर्य हम उन कारकों से करते हैं जिनके कारण प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। अगर मान कर चलिए हम उसमें भावनात्मक रूप से अगर जुड़ गए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पार्शियलिटी की बात आ जाएगी, ठीक है। तो पक्षपात का प्रभाव भी पड़ता है। फिर क्या, प्रतिचयन अशुद्धियाँ, पक्षपात होने की वजह से क्या होगा, उसमें अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। प्रतिचयन का क्या है, एक दोष यह भी होता है कि उसमें क्या अशुद्धियाँ आ जाती हैं। पहली अशुद्धि मतलब पहली अशुद्धि वह अशुद्धि है जो संभाव्यता और प्रतिचयन के अटल नियमों से उत्पन्न होती है, जिसका मतलब जिससे क्या होगा, बचना जो है नामुमकिन होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वैध अशुद्धि भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी अशुद्धि वह अशुद्धि होती है जो प्रतिदर्श के अपर्याप्त और अप्रातिनिधिक होने के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार की अशुद्धि को दूर करना संभव होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, अवैध अशुद्धि बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या, चौथा क्या है आपका, निम्न विश्वसनीयता। निम्न विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि अगर प्रतिदर्श में सैंपल में जो है आपका पक्षपात पाया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह प्रतिचयन अशुद्धि और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण क्या हो सकता है, उसमें जो है निम्न विश्वसनीयता का जो है गुण पाया जा सकता है, ठीक है। यानी प्रतिदर्श को हमको विश्वसनीय अगर बनाना है तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें टेक्नोलॉजी का भी यूज आना चाहिए। जो भी मतलब शोध करता है उन्हें जो है कितने
जितने टेक्निक्स का उन्होंने प्रयोग किया उस सब का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम ही आप लोगों को का जो है वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो क्या है, आपका मोबाइल से बन रहा है और मोबाइल में हम टाइप करते हैं, ठीक है, कंटेंट को ऐड करते हैं। ये सब क्या है, ये सब हम टेक्नोलॉजी जान रहे हैं तभी तो हम कर पा रहे हैं। तो अगर नहीं जानते तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं मतलब जो है उसमें पक्षपात रहित रहता, पक्षपात उसमें पाया जाता। तो उसमें क्या है, आपका जो विश्वसनीयता है, आपका विश्वास, जो जैसे हम एक कंटेंट दे रहे हैं, अगर इसी को हम एक में कुछ कर दें, ठीक है, दूसरे को कुछ कर दें, तो आपको क्या होगा, विश्वास हटेगा ना, आपके अंदर अविश्वास वाली भावना आएगी। लेकिन हमको क्या करना, आपके विश्वास को कायम रखना है कि आप लोग एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम से स्टडी करते हैं तो आप लोग जो है 75 में से 65 तक नंबर गेन करते हैं। ऑब्जेक्टिव रहता है तो कभी कभी आप लोग 68 क्वेश्चन भी आप लोग राइट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये आप लोगों का एक मेरे चैनल के प्रति जो है एक विश्वास बन गया है कि नहीं नहीं, मंजू मैम जो भी पढ़ाएंगे, यानी एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा जो भी कंटेंट दिया जाता है वो क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का विश्वास बन गया, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिलते तो जो मेरी विश्वसनीयता होती वो क्या होती, निम्न तरह की होती, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, व्यवहारिक कठिनाइयाँ। व्यवहारिक कठिनाइयाँ का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की, जैसे एक अच्छे प्रतिदर्श का निर्माण में अनुसंधानकर्ता को कई तरह की व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वह प्रतिदर्श का आकार क्या रखे, यानी आकार का मतलब कि वो कितने मतलब लोगों की संख्या को रखे, ठीक है। वह मतलब प्रतिचयन चुनने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर नए अनुसंधानकर्ता को मतलब वो अपन नए खोजों को अपने में सैम्पलिंग में जो है शामिल करता है तो वो कैसे करे। अनुभव मतलब अनुभवी अनुसंधानकर्ता जो होते हैं अनुभव वाले, तो उनसे हम कैसे मतलब उनसे कैसे मिले, कैसे अपने सैम्पलिंग के बारे में उनसे नॉलेज दे। तो ये सब क्या, सब आपका व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो है उत्पन्न करती हैं। फिर क्या है, छठवां क्या है, आपका प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चयन में कठिनाइयाँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे समष्टि की जटिलता के कारण प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श चुनने में क्या होती, कठिनाई होती है। यह कठिनाई उस स्थिति में अधिक होती है जब समष्टि क्या होते हैं, जो जनसंख्या होती है वो विषम रूप में पाई जाती है। तब वहाँ पर क्या है, तब वहाँ पर जो है मतलब जो प्रतिदर्श होगा वो जो है मतलब आपका क्या कहेंगे, वो प्रतिनिधि नहीं कर सकता, उसमें कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। फिर क्या है, आपका प्रतिदर्श के चयन की असंभावना। तो जो प्रतिदर्श की जो असंभावना का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए समष्टि बहुत अधिक है, विषम जाति है, यानी विषम जाति का मतलब क्या हुआ, एक तरह से हम मान लीजिए लेडीज और जेंट्स ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे के विषम जाति हो गए और मतलब इतनी विस्तृत होती है, मतलब बहुत बड़े तब इस प्रकार की समष्टि से प्राप्त प्रतिदर्श का चयन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में प्रतिदर्श के प्रतिनिधि चुनने जाने में क्या होती है, संभावना जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, क्षीण होती है। फिर क्या है, भ्रामक निष्कर्ष। भ्रामक निष्कर्ष का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को भ्रम में डालने वाला, जैसे गृह विज्ञान से, जैसे आप समझ लीजिए कि गृह विज्ञान से संबंधित विभिन्न अनुसंधान और आंकड़ों का स्वरूप बहुत अधिक जटिल होता है। यानी गृह विज्ञान पर शोध कार्य करना क्या है, इतना आसान नहीं होता है। यह जो होता है, यह मतलब जब प्रतिदर्श पक्षपातपूर्ण होता है तब इस अवस्था में प्रतिदर्श पद्धति द्वारा जो भी अध्ययन किए जाते हैं उनमें क्या है, भ्रामक परिणाम जो है प्राप्त होते हैं। तो देखिए ये सब क्या है, सब आप लोगों को हमने एक ही कंटेंट में, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को हमने एक जगह दे दिया। इससे आप लोग का शॉर्ट, लॉन्ग और जो है वेरी शॉर्ट, तीनों तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो आज पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले आप लोगों की 2 क्लास हो चुकी है स्टूडेंट। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। देखिए 8 बज गए हैं, 8 साढ़े 8 बज गए हैं स्टूडेंट। आप लोगों का क्लास लेने में इतना समय हमारा लग गया, हाँ, लेकिन समय की कोई बात नहीं है। आप लोग भी पढ़ते रहे, जिस तरह से मैं समय निकाल कर आप लोगों को कंटेंट दे रही हूँ, तो मेरा भी यही इच्छा है कि आप लोग प्लीज़ पढ़िए इसको, ठीक है। अगर बुक नहीं खरीदे तो दीपावली, आप देखिए जैसा कहा जाता है ना कि दीपावली के दिन हम लोग पढ़ के अपनी विद्या को जगाते हैं, तो आज छोटी दीपावली है, तो छोटी दीपावली पे भी आप लोग अपनी स्टडी करिए।
कीजिए। और कल बड़ी दीपावली रहेगी तो आप लोगों को बड़ी दीपावली पर भी आप लोगों को एक वीडियो दे दूँगी, या नहीं हो सकता है तो आप लोगों के सीनियर्स दीदी लोगों का भी एक क्लास मैं ज़रूर लगा दूँगी। अभी आप लोग जो है इसको पूरा कर लीजिए। आप लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी आप लोगों पर कृपा बनाए रखें, गणेश जी आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। हाँ, आप लोग का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो स्टूडेंट, यही मेरी जो है शुभकामना है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को, और बहुत से बच्चों को आप लोग भेजिए स्टूडेंट, क्योंकि बहुत से बच्चों को जो है पता नहीं है किस चैनल पर जो है आपका होम साइंस, मेजर होम साइंस की भी क्लास चलती है, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। सिर्फ आप लोगों को पढ़ना ही, बस सिर्फ पढ़ना है, आप लोगों को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को फिर से आप लोगों को छोटी दीपावली की जो है हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है। छोटी दीपावली की क्या है, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ फिर से हम दे रहे हैं। हैप्पी दीपावली। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। पढ़ाई ही आप लोगों को क्या है, आप लोग को जीवन में समृद्धि, ठीक है, धन वैभव सब कुछ ला सकती है। ये स्टडी में इतनी ताकत होती है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग समय निकाल कर ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। अपनी विद्या को आप लोग जगाइएगा। जिस तरह से हम आप लोग को लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग से भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग मेहनत करेंगे। तो वीडियो को रोक रोक कर इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। जिस तरह से हमने बताया, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं हम कल की क्लास में। हैप्पी छोटी दीपावली। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए और साथ में पढ़ाई भी आप लोग कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।